स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 21वीं शताब्दी का एक अच्छा खासा हिस्सा रियलिटी शोज से प्रभावित रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में कई जगहों पे कई सारे पॉपुलर टीवी शोज़ रहे, रियलिटी शोज़ रहे। इंडिया में भी कई सारे लोगों ने जो टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स, उन्होंने उसको कॉपी किया या उससे इंस्पायर होकर के रिलेटेड शोज़ को वहाँ पर बनाया, जिसमें म्यूज़िक कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सवालों के सही जवाब दो, करोड़ों रुपए ले जाओ, कई सारे जो शोज़ हैं। ऐसे एक शोज़ में कई बार आपको एक अनु मलिक नाम के कंपोजर दिखाई देंगे, जो कंटेस्टेंट से कभी कभी बहुत प्रभावित होते हैं ना, तो कहते हैं आग लगा डाला। ये एक उनका तकिया कलाम है। लेकिन ये आग लगाना इतना भी आसान नहीं होता है, और इस बात को प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर से बेहतर कौन समझेगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीते वर्ष इनफैक्ट कुछ एक हफ्ते पहले ही था, तो आज से एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एक महीने पहले 10 दिसंबर को नेचर नाम के एक जर्नल के अंदर में एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई, जो इंडिकेट करती है कि प्रॉबेबली अभी तक हमारा जो अनुमान था कंट्रोल्ड फायर के यूज़ का, उसे हमें शायद 3.5 लाख साल और पीछे ढकेलना होगा। फायर का कंट्रोल्ड यूज जो है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी, पेलेंटोलॉजी से रिलेटेड जो बच्चे हैं इस फील्ड से, या जिनका ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है, वो भली तरीके से इसको जानते होंगे। फायर का जो एक डिस्कवरी है, ये तब पॉसिबल हो पाया जब हमारे हाथ फ्री हुए, यानी कि हम बाइपेडल लोकोमोशन, 2 पैरों पे चलने लगे। हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है, जो अर्ली होमोनॉइड्स थे, होमिनिड्स थे, कई तरीके के जो मॉडर्न एप्स हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, इनके बीच में आपको क्वाड्रपेडल लोकोमोशन दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये 2 पैरों के ऊपर नहीं चल सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। उनका गेट हमारी तरह नहीं है, जिसको चाल आप कह सकते हो, वो हमारी तरह नहीं है। और ये उनका प्रिफर्ड मोड ऑफ लोकोमोशन नहीं है। कुछ समय के लिए, प्रोविजनिंग के लिए, किसी चीज़ को उठा करके ले जा रहे हैं तो 2 पैरों पे चल सकते हैं, लेकिन लिमिटेड बाइपेडलिटी उनके बीच में देखने को मिलती है। प्रिफर्ड मोड क्या है? नकल वॉकिंग या पाम या फिस्ट वॉकिंग, जो कि वेरिएंट्स हैं क्वाड्रपेडलिज्म के, 4 पैरों पे चलने के। ठीक है, ह्यूमंस के बीच में बाइपेडलिज्म आया, हमारे जो 4 लिम्स हैं या फिर जो हाथ के लोग फ्री हो गए, और जब ये फ्री हो गए तो हमने स्टोन टूल्स को भी मैन्युफैक्चर किया, और साथ ही साथ फायर की डिस्कवरी भी यहाँ पर पॉसिबल हुई। बिकॉज फायर की डिस्कवरी, जैसा आपने कई सारे एनिमेटेड वीडियोस में देखा होगा, या प्रिज्यूमली आपको पता भी होगा कि 2 पत्थरों को लड़ाया, फ्रिक्शन है ना, और उससे एक स्पार्क आई, वहाँ से आपकी फायर की डिस्कवरी हुई। इंसान ने इसको सालों तक कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। शुरुआत में उसने, जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, जंगलों में आग लगती है, लाइटनिंग की वजह से कई बार जो आग लगती है, उसको देखा होगा। फायर का वो लंबे समय तक उसने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा, जंगलों में लगी आग का, लाइटनिंग की वजह से लगी आग का। लेकिन उसकी इच्छा हुई होगी कि ये तो बहुत काम की चीज़ है, अगर इसको हम कॉन्शियसली अगर कंट्रोल कर सके तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ग्रेजुअली हिट एंड ट्रायल मेथड, कई सारे प्रयासों के बाद उसने इस चीज़ को सीखा होगा, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमारे हाथ जो थे वो फ्री थे। फायर की डिस्कवरी हुई, इससे कई सारे चेंजेस आए, बायोलॉजिकल भी, कल्चरल भी। बायोलॉजिकल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस कई बार हाथ में हाथ लेकर के चलते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं। कल्चरल चेंज की बात करें तो हमारी जो फूड था, उसके अंदर में कई सारे चेंज आए। जो हमारे अर्ली एंसेस्टर थे, इवन लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आज से 32 लाख साल पहले, अगर आप इस जीनस को देखोगे, जिसके अंदर में अफ्रीकेनस अफारेंसिस की स्पीशीज़ हमें दिखाई देती है, ये ज़्यादातर आप देखोगे प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर डिपेंडेंट करते थे। ओकेजनली लिजर्ड्स और कुछ और मैमल्स जो हैं उनको कंज्यूम करते थे, बट मीट इनके डाइट का सबसे डोमिनेंट फूड नहीं हुआ करता था। बाद के समय के जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जो हमारे लेटर होमनिन स्पीशीज़ हैं, उनके बीच में ये मीट का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपको दिखने लगा। ठीक है, तो अर्ली एंसेस्टर्स प्लांट बेस्ड डाइट, नट, ट्यूबर, बेरीज, इनको खा रहे हैं, या फिर अगर मीट को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कुक्ड मीट नहीं है, क्योंकि फायर की डिस्कवरी नहीं हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय पे तो जॉ के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, और इसके लिए आपको जॉ के अंदर में इन्फोर्समेंट चाहिए, रिजिड जॉज चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कई सारी स्पेशलाइज मसल, और उन मसल के लिए स्पेशलाइज साइट्स चाहिए थी, मासीटर टेम्पोरलिस जैसी मसल, और साथ ही साथ में सजाइटल क्रेस्ट और न्यूकल क्रेस्ट, यानी कि सर के ऊपर के हिस्से में एक प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस, और सर के पीछे के हिस्से में, इस रीजन के अंदर में एक प्रोमिनेंस, पीछे न्यूकल और ऊपर सजाइटल। ये 2 क्रेस्ट इंपॉर्टेंट मैस्टिकेशन की मसल के अटैचमेंट के साइट के तौर पे वर्क करती थी। लेकिन जब हमने फूड को कुक करना शुरू किया, मीट के ऊपर हमारा ट्रांजिशन और रिलायंस थोड़ा सा बढ़ने लगा, इस मीट ने हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, और भी कई तरीके के
जो नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड की, जिसने हमारे क्रेनियल प्रोलिफरेशन यानी कि ब्रेन के एनलार्जमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प किया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा फेशियल फीचर था उसके श्रिंक होने में एक मेजर रोल प्ले किया। अब हमारे दांतों के बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, कैनाइंस जो हैं वो छोटे हो गए, जो जॉ का एक रीइंफोर्समेंट था, मैंडिबल का जो साइज़ है वो श्रिंक कर गया। स्पेशलाइज मसल मासीटर टेम्पोरलिस वो हमारे बीच में अभी भी है, लेकिन उनका प्रोलिफरेशन उस एक्सटेंट तक नहीं है जितना अर्ली होमनिन्स के बीच में था। और साथ ही साथ सजाइटल क्रेस्ट और न्यूकल क्रेस्ट जैसे जो हमारे आप कह सकते हो मसल अटैचमेंट साइट्स हैं, ये भी आपकी डिसअपियर हो गई। तो क्या है, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। डाइटरी चेंजेस आए वो कल्चरल चेंज है। फेशियल कॉन्टोर हमारा जो है वो श्रिंक किया, वो क्या है, एक बायोलॉजिकल चेंज है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है फायर का डिस्कवरी ह्यूमन के इतिहास में। इन अ नटशेल आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फायर का असल में इंसान ने कंट्रोल्ड यूज़ ढूंढा कब? देखिए, कई तरीके की इसके ऊपर डिबेट्स हैं। साउथ अफ्रीका में क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहे जाने वाला, मानवता का पालना कहे जाने वाला एक हिस्सा है, जहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, केव साइट्स हैं, नॉन केव साइट्स हैं। इसमें से एक केव है जिसको हम कहते हैं वंडर वर्क केव्स। वंडर वर्क केव्स के अंदर में कई सारे स्कॉलर्स ने ये जाहिर किया है कि 1.5 मिलियन यानी 15 लाख साल पहले के एविडेंस हमें मिलते हैं कंट्रोल्ड फायर के। बट ये डिबेटेड है, इनको डिफ्रेंशिएट करना नेचुरल फायर से थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए दुनिया भर के जितने भी पैलेंटोलॉजिस्ट हो इस बात पे एकमत नहीं है कि ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मिलने वाला जो एविडेंस है ये कंट्रोल्ड फायर के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। इसलिए जो हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस अब तक था वो नॉर्दर्न फ्रांस से आता था, एज पर द रिसर्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। नॉर्दर्न फ्रांस से आने वाला ये जो डाटा है, ये जो एविडेंस है, वो कहीं 50,000 साल पहले का था। यानी कि इस 50,000 साल पहले के कुछ सेडिमेंट्स को जिसको हमने डिस्कवर किया था नॉर्दर्न फ्रांस से, इनके एनालिसिस के बाद स्कॉलर्स ने कहा था कि हाँ 100% सर्टेनिटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड फायर का यूज है। कोई एक्सीडेंटल फायर नहीं है, लाइटनिंग की फायर नहीं, वाइल्ड फायर नहीं है, नेचुरल फायर नहीं है, कंट्रोल्ड ह्यूमन इग्नाइटेड फायर आपको यहां दिखाई देती है। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट रिसर्च जिसकी हमने बात की, आप देखोगे ये साइट है इंग्लैंड के अंदर में, लंदन से कुछ लगभग 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ये साइट हमें दिखाई देती है, जहां पर ये वर्कर्स रिसर्चर्स अपने काम को कर रहे हैं। और उन्होंने कई तरीके के एविडेंस पाए, हैंड एक्सेस पाए जिसको स्ट्राइकिंग के लिए यूज किया जाता था, और पाइराइट जिसके कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आपको हिस्से स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पब्लिश हुआ था? डेट है 10 दिसंबर की, लगभग 1 महीने पहले जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे। नेचर नाम का जो इंटरनेशनल फेमस जर्नल है उसके अंदर में इस जर्नल में पब्लिश हुआ था। साइट कौन सी है? बानहम करके साइट है, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है लंदन से, इंग्लैंड के अंदर में, कि पेलियोलिथिक साइट है। इस डिस्कवरी से पहले, जैसा हमने कहा, नॉर्दर्न फ्रांस में अर्लीस्ट एविडेंसेस हमारे पास 50,000 साल पुराने थे, और करंट जो रिसर्च है वो इसको 0.4 मिलियन ईयर अगो यानी कि 4 लाख साल की डेट पे पहुंचाती है। यानी कि कितना इंक्रीज हुआ? 3.5 लाख ईयर्स का इस रिसर्च के बाद एक इंक्रीज हुआ कंफर्म्ड डेट्स ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर का। एविडेंस यहाँ पर क्या है? कुछ बर्न डिपॉजिट्स है जिसको हमने एक एंशिएंट पॉन्ड के सेडिमेंट से रिकवर किया है, और साथ ही साथ हीट की वजह से डैमेज्ड कुछ हैंड एक्सेस हैं। आई होप आपको हैंड एक्सेस के बारे में पता होगा। हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोर टूल्स हैं जो पेलोलिथिक हंटर एंड गैदरर्स अलग अलग डे टू डे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते थे। बेसिकली स्टोन टूल्स हैं, स्टोन इंप्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना। नाउ लॉजिक क्या है जिस बेसिस पे हमने यहाँ पर कहा है कि कंट्रोल्ड फायर ही है और ये एक्सीडेंटल फायर नहीं है? देखिए, ये जो साइट है ना बानहन की, इस एरिया के अंदर में आयरन पाइराइट जिसको यूज किया जा रहा है इग्निशन के लिए, फायर के प्रोडक्शन के लिए, वो नेचुरली ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। इतना रेयर है कि इट इज वेरी इंपॉसिबल टू बेसिकली फाइंड अ फ्रेगमेंट ऑफ आयरन पाइराइट। लेकिन इस साइट के सॉइल सेडिमेंट एनालिसिस में रिसर्चर्स को 2 प्रिजर्व्ड आयरन पाइराइट के सेडिमेंट मिले, जिनमें से एक स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नेचुरली इस साइट पे मिलता नहीं है, यानी कि इसका यहाँ पर मिलना इंडिकेट करता है रिसर्चर्स के हिसाब से कि इसको कॉन्शियसली ह्यूमन ने यहाँ पर लाया और इस पर्टिकुलर साइट पे कंट्रोल्ड फायर के एक्सपेरिमेंट को, अपनी नीड को फुलफिल करने की कोशिश की होगी। जो मेन रिसर्चर्स हैं, कई लोग हैं टीम के अंदर में, मेन रिसर्चर हैं, उनका नाम है निकोलस एस्टन। और निकोलस एस्टन और बाकी लोगों ने ये बताया है कि देख करके ये समझ में आता है कि जो एसोसिएटेड स्पीशीज रही होगी इसके साथ,
वो होना हो निएंडरथल्स होगी। वर्ल्ड लीडिंग जो एक पेलेंटोलॉजिस्ट है क्रिस स्ट्रिंगर, इन सबका नाम आपने सुना होगा अगर आप फॉसिल्स में इंटरेस्टेड हो, और इनका नाम आपने नहीं सुना है तो प्रोबेबली आपने फॉसिल्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छी अच्छी किताब इनकी हैं, क्रिस स्ट्रिंगर साहब की ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। तो निएंडरथल्स के साथ में इन्होंने एसोशिएट किया है। देखिए, हमें इस इलाके से कोई फॉसिल नहीं मिला है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का फॉसिल रिमेन हमें नहीं मिला है, तो डायरेक्टली एसोशिएट नहीं कर सकते कि ये किसने, ये फायर कौन जला रहा था। लेकिन वही लगभग 150 किलोमीटर के एरिया के अंदर में सेम टाइम पीरियड में जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं वो निएंडरथल की हैं। तो दोनों का, एस्टन साहब का और क्रिस स्ट्रिंगर, जो डायरेक्टली इस रिसर्च के साथ नहीं एसोसिएटेड है, एक इन जनरल उनका ओपिनियन है इस डिस्कवरी के ऊपर कि निएंडरथल रहेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि निएंडरथल से पहले के आर्काइक होमो सेपियंस जो हैं, जैसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस, जो कि अगेन होमोजीनस की एक स्पीशीज़ है, प्रोबेबली वो एसोसिएटेड रही होंगी। कोई अलग बात नहीं है, निएंडरथल्स भी होमोजीनस के अंदर में ही आते हैं। हम कई बार इनको निएंडरथल्स बोलते हैं तो इनका पूरा नाम आप एसोसिएट नहीं करते, तो ये भी क्या है, होमो निएंडरथालेंसिस हैं, है ना, होमोजीनस के अंदर में ही आते हैं। तो इनसे भी पुराने कुछ आर्काइक सेपियंस हैं, जैसे नालेडी है, होमो हाइडेलबर्गेंसिस है। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हाइडेलबर्गेंसिस भी यहाँ पर हो सकता है। डेट 4 लाख साल की है, और 4-5 लाख साल के बीच के अंदर में प्रोलिफरेट करने वाली मेजर स्पीशीज हाइडेलबर्गेंसिस थी। निएंडरथल का ओरिजिन स्कॉलर्स के हिसाब से उस समय में हो चुका था, बट प्रोलिफरेशन ज़्यादातर हमें 2.5 से 3.5 लाख साल के आसपास में मिलता है। इससे पहले जो हम वंडरवर्क केव की बात कर रहे थे, जहाँ पर 15 लाख साल पहले के एविडेंसेस है, बट कंक्लूसिव नहीं है, डिबेट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब ना तो निएंडरथल्स एग्जिस्टेंस में न था, ना तो हाइडेलबर्गेंसिस, ना तो होमो नालेडी, ना तो कोई भी और आर्काइक होमो सेपियन। इसलिए वो जो टूल्स हैं या वो जो इम्प्लीमेंट है, और वहाँ पर जो फायर के एविडेंसेस पाए गए साउथ अफ्रीका में, ये यूरोप की बात हो रही है, इंग्लैंड के पास की, लंदन के पास की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका में वंडरवर्क केव जो मैंने बताया 15 लाख साल पहले के जो एविडेंसेस हैं, उनको होमो इरेक्टस के साथ लिंक किया गया है। तो आई होप आपको क्रोनोलॉजी और रिलेशन जो है दोनों के बीच का समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, स्कॉलर का आर्गुमेंट क्या है कि हमने यहाँ पर 26 साइट्स को एग्जामिन किया है, और 1,21,000 से ज़्यादा हमने यहाँ पर स्टोन्स को आइडेंटिफाई किया, और इनमें से एक सिंगल पीस जो है वो भी पायराइट का नहीं था। तो ये जो हम देखेंगे, है ना, यहाँ पर इतना इस एरिया के अंदर में, इस साइट के अंदर में पायराइट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल। तो इस पर्टिकुलर सेडिमेंट के अंदर में उसका निकलना, जो 2 पायराइट के सेडिमेंट फ्रेगमेंट्स मिले हैं, वो इंडिकेट करता है कि जाहिर सी बात इंसान उसको कॉन्शियसली लेकर के यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना, जो कैंप फायर की साइट है वहाँ पर लेकर के आया होगा, ठीक है। और रिसर्चर ने बाकी भी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करने के लिए, बिकॉज हमें कंक्लूसिव होना है, नॉन कंक्लूसिव एविडेंस तो बहुत सारे हैं, चाइना में भी है, अफ्रीका में भी है, बहुत सारी जगहों पे कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए हमें ना। तो इसलिए यहाँ पर 4 साल एनालाइज करने में लगा दिए, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी नेचुरल फायर की वजह से आने की, या फिर एक्सीडेंटल फायर या लाइटनिंग की फायर को, इन सब पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट किया जा सके। तो इसमें 4 साल लगाए, और तमाम मेथड्स को यहाँ पर यूज़ किया, जैसे जियोकेमिकल टेस्ट को यहाँ पर यूज़ किया, जिससे पता चला कि ये जो टेम्परेचर है, थर्मल टेम्परेचर रेंज यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करता है, ठीक है। चलिए देखिए, डेलिब्रेट फायर मेकिंग ना, यानी कि कॉन्शियसली जो फायर मेकिंग की गई है, उसके एविडेंस को कंक्लूसिवली बताना क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे इस चीज़ को, क्यूरोसिटी आनी चाहिए बट नेचुरल है, तो क्यों दिक्कत होती है, हम क्यों कह रहे हैं कि डिबेटेड है, ये कंक्लूसिव नहीं है, और कंक्लूसिव फायर के एविडेंसेस अब हमें मिल रहे हैं और बहुत पुराने हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन हैविंग कंक्लूसिव, कैसे पता लगता है और क्या उसमें दिक्कत आती है। देखिए, फायर को यूज़ किया गया था, उसका पता आपको पहले तो ऐश से चलेगा, जो उसकी राख है, लेकिन ये ऐश जो है ये बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाती है, बड़ी लाइट है, हवा में डिस्पर्स हो जाएगी ईजिली, ये आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में संभल करके नहीं रहेगी। जैसे लकड़ी है ना, एक बोन है, एक स्टोन का पीस है और एक लकड़ी है, इसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल क्या रहेगा, आप सोचो। जो स्टोन का पीस है जाहिर सी बात है लंबे समय तक वो रहेगा, ठीक है ना। बोन जो है वो आपकी बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगी, वो उतने सालों तक नहीं टिकेगी। सिमिलरली यहाँ पर जो ऐश है ये तो बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, जो कि एक एविडेंस होता है। इसके अलावा चारकोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी बहुत तेज़ी से डीके होता है, उसके भी एविडेंसेस मिलना मुश्किल होते हैं। साथ ही साथ जो सेडिमेंट है वो कई बार हीट ऑल्टर्ड जो सेडिमेंट है ये भी इरोड हो चुके होते हैं। अच्छा, बर्नट स्टोन हमने कहा ना कि बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं, तो स्टोन अगर गलती से बर्न हो गए हो फायर प्रोड्यूस करते समय या यूज़ करते समय, तो वो हमारे होते हैं। लेकिन ये बर्नड स्टोन्स भी कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। वाई? बिकॉज अगर एक्सीडेंटल फायर है या जंगल में आग लगी, वहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स थे, एक इंसान की कैंप साइट थी, वहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया था आसपास में,
आग लग गई, इंसान अपनी कैंप साइट और स्टोन टूल्स वगैरह को छोड़ के भाग गया, स्टोन टूल्स बट नेचुरली वहाँ पर पड़ा है, उस वो भी बर्न होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हो, वो लाइटनिंग की वजह से भी बर्न हो सकता है, वाइल्ड फायर की वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल फायर की वजह से भी हो सकता है। आप ये रूल आउट नहीं कर सकते हो कि भाई ये ह्यूमन ने ही खाना पकाने के लिए या चूल्हे को गर्म करने के लिए जो आग लगाई थी उसी की वजह से हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डेलिब्रेट फायर मेकिंग को कंफर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई, क्यों? बिकॉज ये जो हमें डिपॉजिट, बर्न डिपॉजिट मिले हैं, देवर पैक्ड, ये सील्ड थे एक एंशिएंट पॉन्ड के सेडिमेंट के अंदर में, इसलिए ये इसका जो डिग्रेडेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है और हम एविडेंस के ऊपर इतनी सारी बातें कर पा रहे हैं। की फीचर्स जिसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, सबसे पहले कंसंट्रेटेड पैच है रेडेंड, लाल कलर का रेडेंड क्लेई सिल्ट का, ठीक है ना, जो कि एंशिएंट सॉइल के अंदर में हमें दिखाई दिया है। इसकी इमेज शायद अभी यहाँ पर होगी नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये लेयर्स हैं अलग अलग सॉइल की, वो लेयर दिखाई दे रही है और उसमें एक हिस्सा है जहाँ पर साफ साफ आपको थोड़ा सा रेडिशनेस दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलरली उस जगह को यूज़ किया गया था, वहाँ पर किसी चीज़ को डेलिबरेटली फायर को इग्नाइट किया गया था। एक्सकवेटर्स जो हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इन्होंने पाया कि ये जो हीटेड पैच है ये अनयूजुअली डेंस क्लस्टर ऑफ स्टोन आर्टिफैक्ट के साथ में एसोसिएटेड है। कई सारे जो स्टोन के टूल्स वगैरह हैं, आर्टिफैक्ट है, वो भी उसके साथ में मिले हुए हैं, जो कि उसके ह्यूमन एसोसिएशन, उस साइट के साथ में ह्यूमन एसोसिएशन को कंफर्म करता है। कई तरीके के जो हमें पीसेस मिले हैं यहाँ पर, इनके ऊपर क्रैकलिंग है या कलर के अंदर में चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, कलर के अंदर में चेंज आए हैं। और ये चेंजेस स्कॉलर्स के हिसाब से, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिकल मेथड से ये कंफर्म किए जा सकते हैं कि ऐसे कलर के चेंजेस स्ट्रॉन्ग हीट की वजह से ही आए हुए हैं, ठीक है। 76% जो आर्टिफैक्ट यहाँ से हमें मिले हैं वो भी हमें सिमिलर हाई टेम्परेचर हीटिंग के साइंस को दिखाते हैं, चाहे वो फ्लेक्स हों, चाहे कोर्स हों या फिर हैंड एक्सेस हों, ठीक है। हैंड एक्स तो इनफैक्ट खुद ही एक अपने आप में कोर टूल है। चलिए, इनके अलावा यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट एनालिसिस किया गया है, मैग्नेटिक टेस्ट किए गए हैं, इंफ्रारेड टेस्ट किए गए हैं और केमिकल टेस्ट को भी किया गया है। इन सारे टेस्ट के माध्यम से भी सेम चीज़ को कंफर्म किया जा रहा है ना। स्कॉलर इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये लोकलाइज हीट दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल फायर होती है, अगर लाइटनिंग की वजह से बिजली कड़की फायर लग गई या जंगल में आग लगी हुई है ना, वो कंसंट्रेटेड फायर नहीं होती है, वो एक जगह पर लोकलाइज नहीं दिखाई देगी, वो वाइड स्प्रेड फायर होती है, अब्रप्टली रैंडमली स्प्रेड होती है एक एरिया के अंदर में। लेकिन जब इस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया ऑफ द सेडिमेंट, तो ये पाया गया कि ये जो रेडनिंग देखी गई है ना, ये हेमेटाइट के फॉर्मेशन की वजह से हुई है, ठीक है। जब उसको हीट किया गया तो ये फॉर्म हुआ है। और सैंपल जो इसके आसपास से लिए गए, which were collected from the patches which were nearby, apart from this patch of which we are talking about, इसके आसपास से जो बाकी पैच को देखा गया, सैंपल्स को लिया गया, वहाँ पर इस तरह की कोई भी हीटिंग के या रेडनिंग के साइंस नहीं है, जो कि कंफर्म करता है, इंडिकेट करता है कि एक लोकलाइज हीटिंग यहाँ पर थी, जो तभी होती है जब डेलिबरेट या कंट्रोल्ड कॉन्शियस फायर को इग्नाइट किया गया होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक टेस्ट और इंफ्रारेड टेस्ट के ने भी सेम कंक्लूजन्स को हमें कंफर्म किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमने बताया ना, ये नीचे की तरफ आपको हेमेटाइट का पीस दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये जो जूम किया गया इस एरिया को, ये हैंडेक्स है, और इस हैंडेक्स के ऊपर ये जूम करके ये जो आपको डैमेज दिखाई दे रही है ना, ये रेडनिंग, ये बर्न्ट मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्कॉलर्स इसी की बात कर रहे थे, ठीक है, कि क्ले सेडिमेंट के आसपास, सॉइल सेडिमेंट के आसपास जो हैंडेक्सेस हैं और कुछ स्टोन आर्टिफैक्ट हैं, वो भी इस तरीके की बर्निंग के साइंस को दिखा रहे होते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीप है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर में, ह्यूमन इवोल्यूशन में, बिकॉज जैसा हमने बताया, फायर हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, अ प्रिकर्सर ऑफ प्रॉबेबल इवोल्यूशनरी चेंजेस। ऐसे ही कई सारे और अपडेट्स, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कवरीज है, उनको हम यहाँ पर ऑप्शनल चैनल पर लाते रहेंगे। आप स्टे ट्यून रहिए। टेलीग्राम पे भी हम इसके लिंक शेयर कर देते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे ऑलरेडी ज्वाइन नहीं हो तो मटेरियल जो PDF है और बाकी फाइल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। कई सारे एनरिचमेंट के नोट, वैल्यू एडिशन मटेरियल, वीडियो के अपडेट्स, ये सब आपको एक जगह पे मिलता है। आप मैसेज तो नहीं कर सकते हो, पर सारे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। मुझे रीच आउट करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये दोनों IDs को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, ये सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ हो सकता है जनरल व्यूअर्स देख रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि UPSC के एस्पिरेंट हैं,
यूपीएससी में इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन सिंस 2016 दैट एंथ्रोपोलॉजी इज अनडाउटेडली द नंबर 1 ऑप्शनल। चाहे आप ओवरलैपिंग की बात करो, चाहे आप नंबर ऑफ टॉपर्स की बात करो, चाहे आप सक्सेस रेट की बात करो, चाहे आप शॉर्ट सिलेबस की बात करो, चाहे आप स्टैटिक नेचर की बात करो, चाहे पीवाईक्यू से रिपीट क्वेश्चन आने की अगर आप बात करते हो, ये सारे फैक्टर्स और एवरेज स्कोर की बात करें, ये सारे फैक्टर्स को मिलाया जाए तो एंथ्रो बेस्ट निकल करके आता है ना। देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ खास होता है, जैसे हिस्ट्री स्टैटिक नज़र आती है, फिलॉसफी को हमें थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई देता है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमें ओवरलैपिंग दिखाई देता है, सबकी अपनी अपनी, लेकिन सबका जो एक फ़ायदा है वो एंथ्रो में आपको एक जगह पर मिल जाता है। और ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज, बैकग्राउंड या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब्जेक्ट क्योंकि स्कूल लेवल पर स्टार्ट हो जाते हैं, 4, 6 है ना, तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। नहीं अगर आपको होती है तो कई बार टीचर को लगता है कि बेसिक्स तो पता ही होगा आपको स्कूल के लेवल का, पर आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होती है और हम पूछ भी नहीं पाते हैं, पूछने में भी शर्म आती है, झिझक आती है और सामने वाला बताता भी नहीं है कई बार, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज़ होती है, पर किसी को भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम एंथ्रो में नहीं होती, बिकॉज एंथ्रो शुरू ही होता है कॉलेज के लेवल पर। बीए बीएससी के कोर्सेज में आप एंथ्रो को चूज़ करते हो, स्कूल लेवल पर आप इसकी पढ़ाई नहीं करते हो। 99% ऑफ द कॉलेजेस एंड स्कूल्स इन इंडिया यहाँ पर हमेशा कॉलेज के लेवल पे आता है, और कॉलेज के लेवल पे ही आकर के या उसके बाद आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को दे रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो है, स्क्रैच से सारी चीज़ स्टार्ट होती है। मज़े से हम जर्नी पे जाते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसके हमारे फाउंडेशन के जो बैच है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, फर्स्ट बैच ऑफ द ईयर, जनवरी बैच, दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड, बैच हैव स्टार्टेड एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द क्लोजिंग। सेकेंड वीक में 16 से 18 के बीच हमारा जो बैच है वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अभी हम 7 तारीख के आसपास है, तो आपको शायद ये लगे कि अभी तो समय है, एक हफ्ते का आराम से लेंगे एडमिशन। ये गलती नहीं करिएगा, बिकॉज कल 24 घंटे बाद स्टडी IQ की जो न्यू ईयर सेल है, जिसको एक्सटेंड किया गया था 8 जनवरी तक, ये ख़त्म हो जाएगी और जो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे वो बेनिफिट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो 50% का मैसिव डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है आपको, जो कोर्स 25,000 का है वो 12,500 में मिल रहा है, इस तरीके से डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा अगर आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के 2027-28 में अपीयर करने का, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो एनरोलमेंट में या ऑप्शनल के सिलेक्शन में या एनी अदर डाउट्स पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई Instagram ID utkarsingh_here और द ईमेल ID okutkarsingh@gmail.com। न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते समय डायरेक्टली US लाइव का कोड इस्तेमाल करें ग्रुप एक्सेस के लिए, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, अगर आप किसी स्टडी IQ के प्रोग्राम में एनरोल्ड हो तो आपके लिए 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है। उसके लिए आपको अगेन मुझे रीच आउट करना होगा इन IDs पे, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, किस ऑप्शनल या किस कोर्स के किस वेरिएंट में आपको एडमिशन लेना है, ये डिटेल शेयर कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे वेरिएंट्स में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए स्लाइड है यहाँ पर, मैं साइड हो जाता हूँ। GS में हमारे जो P2I के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्सेज हैं उसके सारे वेरिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड 3 वेरिएंट हैं, और ऑप्शनल में हमारे 2 वेरिएंट है, गोल्ड और प्लैटिनम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से समझ सकते हो आप। एंथ्रो की मैं अभी बात कर लेता हूँ, बिकॉज बैच स्टार्ट हुआ है और क्लोज होने वाला है, और मैं एंथ्रो ही आपका लेने वाला हूँ, है ना। GS में तो कभी कभी मिलूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, सोसाइटी वगैरह में। एंथ्रो में रेगुलरली मुलाकात होगी जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो इसके 2 बैच हैं, गोल्ड, प्लैटिनम। कॉमन क्या है? लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कंप्लीट कंटेंट है जिसमें क्रक्स भी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास PPTs और वैल्यू एडिशन मटेरियल है, ये कॉमन है। प्लस PYQs का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो भी कॉमन है, क्लास में एनालिसिस किया जाता है, आपके डाउट्स को सबको आंसर किया जाता है, आप चैट में लिख करके टाइप करते हो लाइव क्लास में, या फिर आप पूछते हो अपने आप को अनम्यूट करवा करके। आफ्टर द क्लास भी इंस्टाग्राम वगैरह पे आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप में एडेड होते हो आप, ऑलराइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। अच्छा, प्लैटिनम में अलग से क्या आपको मिलता है? प्लैटिनम में सबसे पहले तो वैलिडिटी 1 साल एक्स्ट्रा मिलती है, 2.5 साल की वैलिडिटी प्लैटिनम में है, गोल्ड में 1.5 साल की वैलिडिटी है। प्लैटिनम में अपना खुद का मेंटोर मिलता है, पर्सनल मेंटोर 24/7 आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो बड़ा ज़रूरी होता है, कई बार मेंटोर कॉमन होता है, 25-30 बच्चों का एक ही मेंटोर है, तो डाउट ही नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर्सनल मेंटोर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। स्मॉलर ग्रुप है, 2-3 बच्चों का एक मेंटोर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है आपका, कि आपकी पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, जो अकेले 10-12 हज़ार की कॉस्ट करती है अगर आप इंडिविजुअली उसको लेते हो तो। सिमिलरली मेंटोरशिप भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेस्ट में 2-4 पेपर नहीं, टोटल 12 पेपर हैं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ। इनका आप आंसर लिखते हो, मॉडल आंसर्स मिलते हैं और टाइमली इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, हर 1-2 दिन पे
हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं और उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते हो, उसका फीडबैक और इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन आपका बना रहता है। तो ये सारा इन अ नटशेल है। प्लस ऑप्शनल ज्ञान भंडार, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑप्शनल नीड और स्पेशल सेशन विद द फैकल्टी, ये भी आपके एक्सक्लूसिवली प्लैटिनम है। ये सब फीचर प्लैटिनम है। गोल्ड में आपका कंटेंट, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। कोई कंफ्यूजन है तो मैंने बताया आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपसे बैचेस में मिलूंगा। अभी ओरिएंटेशन ही हुआ है, हमारा पहला लेक्चर आज शुरू होने वाला है, तो टाइमली एडमिशन ले लेते हो तो क्लास में हम मिलेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मिलते ही रहता है। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।